गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक छोटे से चैनल में जिसका नाम है स्टूडेंट सॉल्यूशन एकेडमी। आज हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं सेल के बारे में, विच इज़ CELL, जिसे हम लोग कोशिका भी कहते हैं, राइट। तो ये जो सेल है आखिर कहते किसको है? एक्चुअली हम लोग जो है बायो पढ़ने वाले हैं, राइट। तो बायो में सबसे पहला टॉपिक जो है हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो सेल से स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली ये सेल जो है, सेल कहते किसको है, सेल होता क्या है, इसका फंक्शन क्या होता है, कार्य क्या होता है। तो देखिए, सेल जो होता है इसका जो फंक्शन होता है, ये जो सेल जो होता है ये एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है लाइफ का। दैट मीन्स क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, राइट। मीन्स संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। अब बात रही, ठीक है, सेल का मतलब तो हम लोग समझ गए कि सेल जो है हमारा संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को सेल कहते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में कोशिका भी कहते हैं। ठीक है, चल समझ में आ गई। अब सेल अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो कोई तो इसे ढूंढे होंगे सबसे पहले, जेन्युइन सी बात है। तो डिस्कवरी, तो सेल जो है इसका डिस्कवरी यानी कि इन्वेंशन जो पहले देखे थे, जिन्होंने खोज करी थी, तो इनका जो डिस्कवरी किया गया था वो करी गई थी रॉबर्ट सर के द्वारा। बट यहाँ पे रॉबर्ट हुक होंगे, क्योंकि हम इसलिए लिखना पड़ता है पूरा, क्योंकि रॉबर्ट, जब आप रॉबर्ट लिखोगे तो एक हमारा है जो है रॉबर्ट हुक आपका सेल की डिस्कवरी करे थे जो कि डेड सेल थे। और सिर्फ अगर आप रॉबर्ट लिखते हो तो कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि हमारा एक रॉबर्ट ब्राउन सर आते हैं जिन्होंने एक चीज़ की डिस्कवरी करी थी, वो मैं आगे आने वाले वीडियो में बताऊँगा। फ़िलहाल के लिए सेल की जो डिस्कवरी करी थी वो करी गई थी रॉबर्ट सर के द्वारा। ये जो रॉबर्ट सर हैं ये थे रॉबर्ट हुक सर के द्वारा करी गई थी 1665 में, ओके। और ये जो डिस्कवरी हुई थी रॉबर्ट हुक सर के द्वारा सेल की 1665 में, ये जो सेल थी एक डेड सेल थी, मृत कोशिका, जिसको आप लोग बोलते हैं मृत कोशिका, राइट। तो रॉबर्ट हुक सर के द्वारा मृत कोशिका की खोज करी थी 1665 AD में। और ये जो डेड सेल था, आखिर रॉबर्ट सर ने अगर डेड सेल की भी खोज करी तो कुछ तो कर रहे होंगे, तब तो उनको ये चीज़ें मिली और वो हमें बताया गया, जिसको आज हम लोग पढ़ते हैं। तो ये जो डेड सेल था ये एक कॉर्क सेल से ढूंढा गया था, जो कि एक स्मॉल हॉलो स्ट्रक्चर में था। तो स्मॉल हॉलो स्ट्रक्चर में कॉर्क सेल के द्वारा जो है ढूंढी गई थी एक डेड सेल रॉबर्ट हुक सर के द्वारा 1665 में, राइट। अब वहीं पे मैं बताऊं, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भाई डेड सेल ढूंढा गया था, अभी तक तो डेड सेल ही नहीं है, रॉबर्ट हुक सर के द्वारा डेड सेल ढूंढी गई थी। अब डेड सेल तो ठीक है, पर हमेशा तो डेड सेल नहीं है। एक डेड सेल हो गई, फिर आपका एक लिविंग सेल हो गया। तो भाई अब बात आई कि आपका लिविंग, जो कि अलाइव हम बोल सकते हैं, अलाइव सेल, तो इसकी डिस्कवरी किसने करी थी? तो इसकी डिस्कवरी जो है आपको एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक सर ने डिस्कवरी करी थी इसकी, किसकी? अलाइव सेल की, राइट। तो अलाइव सेल की अगर बात आ जाए, अगर पूछा जाए सिंपली आपको
कि सेल की डिस्कवरी किन्होंने करा था, किसने करे, किनके द्वारा की गई थी। तो वहाँ पे जो है हम लोग बता सकते हैं कि सेल की डिस्कवरी जो है रॉबर्ट हुक के द्वारा डेड सेल की डिस्कवरी करी गई थी 1665 में। एक कॉर्क सेल था, कॉर्क सेल, जो कि स्मॉल हॉलो लाइक स्ट्रक्चर था उसका। बट वहीं पे जब पूछा जाए कि भाई ठीक है डेड सेल की तो डिस्कवरी ठीक है, समझ में आता है, तो फिर लाइव सेल जो कि जीवित कोशिका जिसे हम लोग बोलते हैं, जीवित कोशिका की खोज किसने करा था, राइट। तो यहाँ पे हम लोग बताएंगे जीवित कोशिका की जो खोज है वो करी गई थी हमारे एंटनी वैन लुवेनहॉक्सर के द्वारा। एंटनी किसके द्वारा? एंटनी वैन लुवेनहॉक्सर के द्वारा। ओके, अब बात रही, ठीक है भाई, एंटनी वैन लुवेनहॉक्सर के द्वारा की गई थी जो कि लाइव सेल था। अब एंटनी वैन लुवेनहॉक्सर ने लाइव सेल की डिस्कवरी कब करी थी ये भी पूछ लिया जाता है, तो याद रख लेंगे। ये करी गई थी अक्टूबर 24 को 1632 सेंचुरी में। अक्टूबर 24, सही से लिख देता हूँ, अक्टूबर 24 1634 एडी में की गई थी एक अलाइव सेल की खोज, जो कि पॉन्ड वाटर में। एक्चुअली हुआ क्या था कि एंटनी लुवेनहॉक्सर, ये भी सर ने जो है अपना कुछ काम कर रहे थे पॉन्ड में, लेक में। तो वहाँ पे जो है उनके नाखून में कीचड़ फंस गया था, तो अब वो नाखून से कीचड़ निकाल रहे थे, तो उनके दिमाग में एक ख्याल आया कि भाई कीचड़ फंस गया, चलो इस कीचड़ को जो है माइक्रोस्कोप में देखा जाए कि इसमें आखिर क्या चीज़ है। तो उसी कीचड़ से जो है ये लाइव सेल उन्होंने देखा था, उसी कीचड़ में अपने माइक्रोस्कोप के द्वारा 1632 में अक्टूबर 24 था। और उसी टाइम जो है इन्होंने जो है लाइव सेल की डिस्कवरी करी थी, उनको ये चीज़ देखा गया, उनको ये चीज़ मिला। तो उसी के वजह से जो है फादर ऑफ माइक्रो बायोलॉजी भी इन्हीं को कहा जाता है। ओके, अगर पूछ लिया जाए आपसे कि फादर ऑफ माइक्रो बायोलॉजी किसे कहा जाता है, तो आप ध्यान में रखें एंटनी वैन लुवेनहॉक को फादर ऑफ माइक्रो बायोलॉजी भी कहा जाता है। अब एंटनी सर ने जो है केवल और केवल एक अलाइव सेल की ही खोज नहीं करी थी, इन्होंने जो है प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, आपका लाइव सेल हो गया, स्पर्म हो गया, ये हो गई। तो ये सारे जो है, ये सारे भी जो है इन्हीं का खोज किया गया, क्योंकि ये सारे के सारे जो है आपका माइक्रो बायोलॉजी में ही आता है। ओके, अब आप लोगों ने अपने स्कूल टाइम में सुना होगा कि एक एक्सपेरिमेंट था, ऑनियन पील एक्सपेरिमेंट। आप लोगों को बोले होंगे आपके टीचर्स स्कूल के टाइम में कि घर से जो है सब अपना अपना घर से एक प्याज लेके आएगा, उस पर एक्सपेरिमेंट करना था। तो उस ऑनियन के पील से, ऑनियन से जो है उसके छिलके लेयर निकाल करके देखा गया था माइक्रोस्कोप में, तो उसको बोलते हैं ऑनियन पील एक्सपेरिमेंट। ओके, अभी एक चीज़ अब रिपीट कर लेते थोड़ा सा एक बार और। सेल कहते हैं किसको है? तो सेल कहते हैं हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को। और इसका जो खोज किया गया था वो रॉबर्ट हुक सर के द्वारा की गई थी 1665 में। एक कॉर्क सेल था जो कि स्मॉल हॉलो स्ट्रक्चर में था, और रॉबर्ट हुक सर ने जो है डेड सेल की खोज करी थी। उसके बाद जो है एक लुवेनहॉक, एंटनी वैन लुवेनहॉक्सर ने भी सेल की खोज करी थी अक्टूबर 24 1632 में। इन्होंने जो है पॉन्ड वाटर के कीचड़ में से
ढूंढा था लिविंग सेल को, जिसके वजह से इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। एंटनी वैन लीeuwenhoek जो है प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, स्पर्म, ये सारे सेल्स भी ढूंढे थे। ओके, और बहुत सारा एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म था जिसकी खोज जो है लीeuwen ने करी थी। अब ये हो गई। अब बात रही, ठीक है भाई, एक चीज़ होता है, यहाँ तक तो सारी चीज़ें ठीक है हमारा। अब बात आती है कि सेल की जो स्टडी होती है, यानी कि अगर हम लिखें स्टडी ऑफ सेल, तो स्टडी ऑफ सेल किसको कहते हैं? स्टडी ऑफ सेल जो है आपका यहाँ पे नाम दिया जाता है साइटोलॉजी। क्यों भाई साइटोलॉजी क्यों दिया जाता है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सेल जो टर्म है ये एक लैटिन वर्ड है। ओके, लैटिन वर्ड है, सेल आपका लैटिन वर्ड है। अब मैंने साइटोलॉजी दिया, तो साइटोलॉजी जो है आपका दो टर्म से मिलके बना है, एक तो आपका साइटो, दूसरा आपका लॉजी, साइटो और लॉजी। अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा और एक सजेशन भी आप समझ सकते हो इसको, एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा आप लोगों से कि इन सारे चीज़ों में और आज के बाद जो भी हम स्टडी करेंगे, यहाँ डिस्कस करेंगे, उसमें से मैं आपको कुछ वैसे टर्म्स, कुछ वैसे वर्ड्स बताऊंगा जिसे आप अपने अलग से किसी एक नोट्स में नोट डाउन करते जाइएगा। इससे क्या होगा कि आप जिस वो वर्ड देखोगे तो उस वर्ड से आप आसानी से रिलेट कर पाओगे कि वो जो वर्ड है, वो जो सेंटेंस है, वो किस टॉपिक से रिलेट कर रहा है। तो हमने बताया कि हमने पढ़ा कि साइटोलॉजी को जो हम बोलते हैं स्टडी ऑफ सेल को, जिसमें हमारा एक साइटो, तो साइटो शब्द जो होता है वो सेल के लिए होता है। ओके, और लॉजी शब्द जो होता है वो स्टडी के लिए होता है। तो अब अगर इस दोनों को मिला है तो बोल सकते हैं स्टडी ऑफ सेल। तो इसीलिए स्टडी ऑफ सेल को साइटोलॉजी कहा जाता है, याद रहेगा। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, देखो पूरे बायोलॉजी में अगर आपको किसी भी वर्ड के लास्ट में लॉजी लिख के आए, समझ जाइए कि आपको वहाँ पे किसी भी चीज़ की अध्ययन यानी कि स्टडी के बारे में बताया जा रहा है। स्पेसिफिक चीज़ के लिए स्पेसिफिक स्टडी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, स्पेसिफिक स्टडी के बारे में बताया जा रहा है। कहीं भी अगर आपको लॉजी शब्द आ जाए तो उसका मतलब आपको सीधा समझ जाना है कि आपको जो है किसी भी चीज़ की स्टडी के बारे में बताया जा रहा है। हो गई, हमने रॉबर्ट हुक के बारे में पढ़ा, हमने लीeuwenhoek के बारे में पढ़ा, फिर साइटोलॉजी किसको कहते हैं वो पढ़ा। ओके, अब एक चीज़ और मैं बताऊंगा, जैसे कि आपने देखा साइटोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ सेल। अब वहीं पे मैं आपको बताऊं हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी किसको कहते हैं? इसको बोलते हैं स्टडी ऑफ टिश्यू। भाई ये कैसे हुआ? तो हिस्टो, ये भी हमारा दो वर्ड है, हिस्टो प्लस लॉजी। अभी मैंने बताया लॉजी मीन्स स्टडी और हिस्टो शब्द आपका आया है टिश्यू के लिए। दोनों को मिला दीजिए, बन गया आपका हिस्टोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ टिश्यू। तो इस प्रकार से आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम लोग। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ आगे की चीज़ें। रॉबर्ट हुक के बारे में हो गई, लीeuwen के बारे में हो गई। अब एक और है रुडोल्फ विर्चोव।
रुडोल्फ विर्चाव। तो भाई इन्होंने क्या ऐसा काम किया जो इनके बारे में पढ़े? तो इन्होंने बोला कि भाई रॉबर्ट सर लोवेंसर, आपने जो है सेल की तो डिस्कवरी कर दी, सेल की डिस्कवरी तो हो गया, पर ये जो सेल है आपका, इससे पहले भी तो कुछ होगा। बात वही हो गई, पहले मुर्गा आया कि पहले अंडा आया। तो इस टाइप से क्वेश्चन इन्होंने करा था कि भाई सेल तो ठीक है, पर सेल से पहले भी तो कुछ होगा। तो इसलिए रुडोल्फ विर्चाउ सर ने बोला ओमनी सेल्यूले ई सेल्यूले। भाई ओमनी सेल्यूले ई सेल्यूले मतलब क्या होता है? तो ओमनी सेल्यूले ई सेल्यूले का मतलब होता है कि ऑल सेल arises from pre-existing सेल। अभी मैंने आपको बताया कि अब जो सेल की डिस्कवरी हुई थी, ये भी तो पहले किसी एक सेल से बना होगा। तो वही चीज़ रुडोल्फ विर्चाउ सर ने कहा, ओमनी सेल्यूले ई सेल्यूले मीन्स ऑल सेल arises from pre-existing cell, मीन्स ओमनी सेल्यूले ई सेल्यूले। अब कुछ ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। 3 चीज़ें तो हमने देख लिया। अब चलते हैं कि सेल्यूलर टाइप जो ऑर्गेनिज्म है वो उसका टाइप। एक कुछ होता है हमारा यूनी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। तो भाई यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म किसको कहते हैं? तो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म मतलब ये होता है वो ऑर्गेनिज्म जो केवल और केवल एक सेल से मिलकर बना हो। दैट मीन्स मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल। व्हाट? मेड अप ऑफ अ सिंगल cell. Okay, means a single cell contains structural and a functional unit of an organism. अगर हम इसको डिफाइन करते हैं तो लिख सकते हैं a single cell that contains structural and functional unit of an organism. ओके, जिसको बोलते हैं हम यूनिसेल्यूलर। अब यूनिसेल्यूलर का मतलब क्या हुआ? तो ठीक है, देखते हैं यूनिसेल्यूलर का क्या मतलब हुआ। देखो कैसे हुआ, ये सिंगल सेल से बनता है, क्यों माने हम? तो हमने बताया यूनी सेल्यूलर। सेल्यूलर शब्द आपका हो गया सेल के लिए, यूनी मतलब होता है एक, तो आ गई सिंगल सेल। और इसके कुछ एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएगा, लाइक अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, तो बैक्टीरिया, अमीबा हो गया आपका, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, बैक्टीरिया हो गया। ये सारे जो है सिंगल एक सेल से मिलके बने होते हैं, इसलिए इन सब को जो है हम लोग बोलते हैं यूनिसेल्यूलर। बात आई समझ में? अब सिमिलरली हम अगर आगे देखें तो एक होता है हमारा
मल्टी सेल्यूलर। तो भाई मल्टी सेल्यूलर किसको कहते हैं? यूनिसेल्यूलर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक सिंगल सेल से मिलके बनी होती है। सिमिलरली मल्टी सेल्यूलर में क्या होगा? मैनी सेल से बना होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कंपोज्ड ऑफ मैनी सेल्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर इसका एग्जांपल देखा जाए तो आप प्लांट लिख सकते हैं, ह्यूमन बीइंग्स लिख सकते हैं, एनिमल्स लिख सकते हैं। अब पूछेंगे वाई, क्यों? भाई सीधी सी बात है, ह्यूमन बीइंग, उसमें केवल एक सेल थोड़े ना होगा। क्या हमारा शरीर केवल एक सेल से बनी है क्या? अगर हम सिर्फ ब्रेन का भी बात करेंगे या फिर आई का भी बात करेंगे तो उसमें भी बहुत सारे कोशिका मिल करके जो एक ब्रेन बनाता, एक आई बनाता, एक नाक, कान, आँख, जो भी है हमारे जितने भी बॉडी पार्ट्स होते हैं उसको बनाते हैं। तो केवल एक सेल मिल करके जो है नहीं बना सकता। वहाँ पे हमारा जो है, हम लोग जो आते हैं प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बीइंग्स एंड ऑल, ये सब जो है ये सारे मल्टी सेल्यूलर में आते हैं। जिसमें जो होता है, इसमें जो सेल बनता है वो बहुत सारे कोशिका से मिल करके बनी होती है। इसके वजह से ही इसे मल्टी सेल्यूलर बोला जाता है। अब आगे चलते हैं। ये हो गई, हमने क्या पढ़ा? सेल के बारे में पढ़ा, इसकी डिस्कवरी पढ़ा, इसकी फिर स्टडी पढ़ा, फिर यूनी सेल्यूलर, फिर मल्टी सेल्यूलर पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे इसके सेल के टाइप के बारे में। तो दो टाइप का होता है। एक होता है आपका प्रोकैरियोटिक सेल। भाई अब मुझे नहीं समझ में आई प्रोकैरियोटिक क्यों कहते हैं, किसको कहते हैं। ठीक है, हम बताएंगे ना। प्रोकैरियोटिक, अभी देखो वर्ड कितने, प्रोकैरियोटिक दो शब्द से मिलके बना है। अब इस प्रो का मतलब होता है प्राइमरी, मीन्स स्टार्टिंग स्टेज, नॉट रेडी भी आप बोल सकते हो। ओके। कैरियोटिक का मतलब है आपका यहाँ पे न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोटिक का क्या मतलब हुआ? प्राइमरी स्टेज, और ये प्राइमरी स्टेज न्यूक्लियस। तो इसमें आप बोल सकते हो नो प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस। क्यों भाई? तो इसमें जो है अभी तक न्यूक्लियस की पूरी तरह से जो है डेवलपमेंट नहीं हो पाया, पूरे तरह से न्यूक्लियस अभी विकास नहीं कर पाया, जिसके वजह से प्रोकैरियोटिक में एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं, प्राइमरी स्टेज ऑफ न्यूक्लियस। ओके। वैसे आपको मैं बताऊं, कैरियोटिक का मतलब न्यूक्लियस होता है, या फिर आप कैरियो भी लिख सकते हो, इसका मतलब भी न्यूक्लियस ही होता है। ये हो गई आपकी प्रोकैरियोटिक सेल। दूसरा आता है आपका एक यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल, तो इसमें क्या होता है भाई? इसमें होता है यू का मतलब होता है ट्रू। सिमिलरली कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो इसमें आपका ट्रू न्यूक्लियस बोला जाता है। यहाँ पे आपका न्यूक्लियस जो है प्रेजेंट दिखाई देता है। ओके। तो इस प्रकार से हम जो चीज़ों को कनेक्ट करते हुए स्टडी कर सकते हैं। तो हमने आपको क्या बताया? सेल किसे कहते हैं, सेल
का डिस्कवरी किनके द्वारा हुआ था, डेड सेल किनके द्वारा खोजी गई थी, लिविंग सेल किसके द्वारा खोजी गई थी, सेल की स्टडी को क्या कहते हैं, टिश्यू के स्टडी को क्या कहते हैं, लोवेंसर ने क्या क्या ढूंढा, रुडोल्फ विर्चोव सर ने क्या बताया। उसके बाद पढ़ा हमने यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म किसको कहते हैं, फिर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं, फिर प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। ये सारी चीज़ें हम लोग जो है आज डिस्कस करी, राइट। अब आज के लिए इतना रहने देते हैं। अगले क्लास में जो है हम आपको सेल का डायग्राम के साथ बताएंगे कहाँ पे क्या चीज़ होती है, सेल कैसे बना होता है, इसमें जो है आपका इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कहाँ होता है इस्टेब्लिश, गोल्गी बॉडी कहाँ इस्टेब्लिश होता है, राइबोसोम कहाँ मिलेगा हमें, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ मिलेगा, साइटोप्लाज्म किसको कहते हैं, लाइसोसोम किसको कहते हैं, वैंक्यूल्स किसको कहते हैं, और सबसे बड़ी बात सेल के अंदर जो फ्लूइड होती है उसे क्या बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छी से अच्छी कंटेंट प्रोवाइड करा सकूँ। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू।